डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में सीएम साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने की पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। सीएम साय का ऐलान, नक्सलवाद के खात्मे पर पीएम मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव देगा सदन। झारखंड के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन्नाल मलिक का निधन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने जताया शोक। एक दशक से ज्यादा समय तक धनबाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कोयलांचल की मजदूर राजनीति में भी बड़ा नाम थे मन्नान मलिक। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोषियों की उम्र कैद बरकरार। हाईकोर्ट ने की अपील खारिज। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर मंगलवार को पर्यावरण और संकल्प का साक्षी बना। मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाकर शुरुआत की। उनके साथ मंत्रियों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर शुरू हुआ यह अभियान मातृ सम्मान और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों तथा केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है। इसी उपलब्धि को लेकर सरकार विधानसभा में केंद्र के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और उन्हें विश्वास है कि सदन इसे पारित करेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किए और जिसके तहत लगातार 2024 से हम लोग हर साल एक पेड़ मां के नाम से पेड़ लगाते आ रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विधानसभा परिसर में आज एक पेड़ मां के नाम से पौधा लगा रहे हैं। यहाँ पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, मंत्रीगण, विधायकगण सभी लगाए हैं और हम लोग रुद्राक्ष का पेड़ आज लगाए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता मजबूत संकल्प, जन भागीदारी और विकास आधारित रणनीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। उनका कहना था कि सरकार नहीं बल्कि संकल्प बदला है और उसके परिणाम आज सबके सामने हैं। विजय शर्मा ने कहा, पहले बस्तर के कई इलाके नक्सल हिंसा से प्रभावित थे, लेकिन अब वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 सालों में 118 नए सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं। सड़क, बैंक, आवास और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है और आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई सुरक्षा कैंप अब शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के केंद्र बन चुके हैं तथा आगे 70 कैंपों को सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले संसाधन अधिक होने के बावजूद इच्छा शक्ति की कमी थी, जबकि वर्तमान सरकार ने सुरक्षा बलों को पूरा सहयोग देकर निर्णायक कार्रवाई की। उन्होंने कहा, समाज की भागीदारी से आत्मसमर्पण अभियान को सफलता मिली है और अब बस्तर का भविष्य बंदूक नहीं बल्कि शिक्षा, खेल, रोजगार और विकास तय करेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों और दुष्प्रचार से दूर रहने की अपील भी की। नक्सल संगठन मुक्त हुआ है और इस समय आज बड़ा ही महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव सदन में था जिस पर चर्चा थी, परंतु आश्चर्यजनक ढंग से फिर से आज पूरा विपक्ष, कांग्रेस पूर्णतः गायब रही। मैं उन लोगों के नाम लेकर आया था कि मैं वो बताता कि दरभा डिवीज़न का जगदीश और उसके सारे साथियों को जिन्होंने झीरम का कांड किया था, किस तरीके से हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों ने न्यूट्रलाइज कर दिया, वो ये बताना चाहता था। लेकिन झीरम के इस विषय पर अपने ही आर्म्ड फोर्सेस के, अपने ही जवानों की शौर्य गाथा शायद सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए गायब रही पूरी कांग्रेस।
वो लोग इस बात को भी नहीं सुनना चाहते थे शायद कि, या फिर कुछ कह नहीं सकते थे, मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से 172 जवानों की हत्या करने वाला और ऐसे अनेक अपराधों के में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, झीरम जैसे अपराधों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त रहने वाला हिड़मा किसी का रोल मॉडल कैसे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता तेजेंद्र ताड़ेकर, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी विंग विजय झा, प्रदेश प्रवक्ता जयदीप खनूज और प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मियादी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार अनियमित कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के साथ खुला धोखा कर रही है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार अब पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियों से भागती नजर आ रही है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि प्रदेश में 7,30,000 से अधिक अनियमित कर्मचारी हैं जो कि सालों से खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें नियमित करने के बजाय सिर्फ झूठे आश्वासन देकर उनका शोषण कर रही है। यह सरकार कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन्हें असुरक्षा की खाई में ढकेल रही है। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी पात्र अनियमित कर्मचारियों को तत्काल नियमित किया जाए। बेरोजगार युवाओं के लिए सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता तुरंत लागू किया जाए। बेरोजगार युवाओं को जल्द सरकारी नौकरी में रोजगार दिया जाए। भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार और देरी पर तुरंत रोक लगाई जाए। आम आदमी पार्टी यूथ विंग द्वारा बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर 1 अगस्त से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा यूथ विंग प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर नियमितीकरण की मांग तेज करेंगे और अलग अलग तरह से आंदोलन चलाएगी। जो कर्मचारी अलग अलग विभागों में जो नियमित रूप से कार्यरत हैं, जिनकी संख्या लगभग मोटा मोटा आंकड़ा हम लोग प्रस्तुत करें तो 7 लाख के आसपास उनकी संख्या है, जो सारे विभागों में कर्मचारी हैं। ऐसे कर्मचारियों को सरकार को नियमित करना चाहिए और नियमितीकरण अगर सरकार नहीं करती तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार नियमितीकरण नहीं करना चाहती। तो आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था, आम आदमी पार्टी चुनाव में जाएगी, आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में जाएगी, तो हम लोग उस तरीके से उन लोग के लिए कार्य योजना बनाएंगे। हमारे पास जो कार्य योजना है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार नहीं करना चाहती तो स्पष्ट करें कि हम छत्तीसगढ़ में युवाओं को नियमितीकरण नहीं करेंगे। मैं इसलिए ये शब्द बोल रहा हूँ कि लगातार पिछले भाजपा सरकार ने भी, जब 15 साल की भाजपा की रमन सिंह की सरकार थी, उस समय भी वादा किया गया था कि हम लोग नियमित करेंगे कर्मचारी को। अब बात करेंगे झारखंड की, जहां झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री 83 वर्षीय मन्नान मलिक के निधन से राजनीतिक हलकों में शोक की लहर बनी हुई है। दरअसल पूर्व मंत्री काफी समय से बीमार चल रहे थे और मंगलवार की सुबह रांची के पल्प अस्पताल में उनकी अंतिम उन्होंने सांस ली। कल रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जिसके बाद विधानसभा में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत नेता को आखिरी विदाई दी। मन्नान मलिक पहली बार 2009 में कांग्रेस के टिकट पर धनबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और हेमंत सोरेन सरकार में वे कांग्रेस कोटे से मंत्री भी बने थे। मन्नान मलिक का कांग्रेस के साथ पूरे कोयांचल की मजदूर राजनीति में भी बड़ा नाम था, जिन्होंने राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ एवं राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम किया था। तो वहीं श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख नेताओं में भी उनकी बड़ी पहचान थी, जिससे खास तौर पर धनबाद की राजनीति में उनका विशेष प्रभाव रहा। मन्नान मलिक ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री रहे अब्दुल गफूर अब्दुल के निजी सचिव के रूप में की थी, जिसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने में कई प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने जीवन काल में लंबे समय तक कांग्रेस के धनबाद जिला अध्यक्ष रहने के साथ साथ वे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का भी काम करते रहे। जनहित और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर सक्रिय रहने के साथ साथ मन्नान मलिक का श्रमिक आंदोलन से भी गहरा जुड़ाव था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दिवंगत नेता ने कोयला क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और मजदूरों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, बेहतर वेतन और कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए अपने योगदान से वे लंबे समय तक याद किए जाएंगे। कहा जाए कि ये सब वो लोग हैं जो लोग देश आजादी के गवाह रहे। ये हम सब लोगों के लिए, नई पीढ़ी के लिए बहुत गौरव की बात है। निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच नहीं है। एक लंबे समय तक इन्होंने कांग्रेस के लिए
अपने आप को समर्पित किया। और सबसे ज्यादा ये ऐसा व्यक्ति थे जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी का गट्टा पकड़ के बात। झारखंड में महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर लागू करने की मांग को तेज करते हुए अब प्रदेश महिला कांग्रेस ने दिल्ली स्थित संसद भवन का घेराव करने की चेतावनी दी है। आगामी 21 जुलाई आयोजित होने जा रहे इस आंदोलन में झारखंड सहित देश भर से महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं शामिल होने वाली हैं, जिसे संसद चलो नाम दिया गया है। इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार का महिला आरक्षण लागू करने का दबाव डाले जाने की तैयारी को लेकर ही रांची में कल एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एवं कई महिला पदाधिकारी भी शामिल हुई। तो वहीं झारखंड से दिल्ली जाने की तैयारी पर प्रदेश महिला कांग्रेस की सह प्रभारी सुधा प्रसाद ने कहा कि आंदोलन आक्रामक होगा और केंद्र सरकार को महिला आरक्षण लागू करना होगा। उन्होंने ये कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यह लागू नहीं हो जाता। इसी बीच प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलको ने बताया कि इस आंदोलन में हजारों की संख्या में महिलाएं भाग लेंगी। झारखंड के हर जिले से महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें भाग लेने के उत्साहित हैं। दिल्ली जाने के लिए ट्रेनों में टिकट भी ले लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बार बार झूठ बोलने का काम कर रही है और कांग्रेस पर महिला आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रही है। 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था, लेकिन परिसीमन की आड़ में से लटकाने के लिए ये सोची समझी साजिश की गई थी और इसका दोषारोपण कांग्रेस पर मढ़ने की कोशिश की गई। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए गए लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। दोनों ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि यह घटना बेहद गंभीर और न्यायपालिका की सुरक्षा पर सीधा हमला थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले के रिकॉर्ड और उपलब्ध सबूतों से दोनों आरोपियों की भूमिका साफ तौर पर साबित होती है, इसलिए निचली अदालत के फैसले में दखल देने की कोई वजह नहीं है। धनबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त 2022 को लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा को जज उत्तम आनंद की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोनों ने इसी फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जहां 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में अभ्यर्थियों और विभिन्न छात्र संगठनों ने कल जेपीएससी कार्यालय का जोरदार घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पहुंचे और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए प्रदर्शन को अंजाम दिया। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के खिलाफ नारेबाजी करने के दौरान सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प भी देखने को मिली। इसी बीच आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में आए एजेएसयू छात्र विंग के सदस्यों ने एपीएन न्यूज से बातचीत में परीक्षा परिणाम को लेकर राज्य सरकार और आयोग के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग रखी। तो वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर पहले भी आयोग के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक किसी भी मुद्दे पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और उनकी आवाज को लेकर लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के जेपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जहां पर छात्रों को लेकर, जी हां, जेपीएससी द्वारा हाल ही में जो पीटी परीक्षा में अनियमितता सामने आई है उसे लेकर एक बार फिर से आंदोलन किया जा रहा है। लगातार यहां पर आंदोलन किया जाता रहा है और आज भी इस आंदोलन की जो प्रक्रिया है उस पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। आज हम लोगों का मांग है कि 14वीं जेपीएससी में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसका सीबीआई से माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराते हैं। अगर वो जांच नहीं कराते हैं तो हम लोग मानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और जेपीएससी अध्यक्ष के द्वारा सेटिंग किया गया है, सीट को बेचा गया है, पेपर को बेचा गया है, तभी जाकर कैसे। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन हम लोगों का लगातार चलता रहेगा तब तक कि परीक्षा रद्द नहीं हो जाता है। राहुल कुमार क्रांति अभ्यर्थी सह छात्र नेता। इस बार जो पीटी परीक्षा हुई थी उसमें आप बैठे हैं? हाँ, हम भी बैठे हुए हैं। इस बार क्या आपकी मांग है? और हमारी मांग है कि पीटी रिजल्ट को रद्द किया जाए और इसको सीबीआई से जांच कराया जाए। चरणबद्ध आंदोलन चलेगा, निर्णायक आंदोलन चलेगा। झारखंड की सड़कों पर अब संग्राम आएगा। अब देखिए क्या होता है।
तो झारखंड की सड़कों पर अब आएगा संग्राम, ये कहना है अभ्यर्थियों का। सीएम से आग्रह किया जा रहा है, ये परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। अनियमितताओं को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। देखना ये होगा सरकार इस आंदोलन के बाद क्या पहल करती है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राठी। झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार मंगलवार को धनबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त आदित्य रंजन, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, बीआईटी सिंदरी के फैकल्टी और बीबीएमकेयू प्रबंधन के साथ बैठक की। बैठक में राज्य के उच्च शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाने, बीआईटी सिंदरी को रिसर्च संस्थान के रूप में विकसित करने और शिक्षकों की कमी को दूर करने पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार ने कहा कि उच्च शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती फैकल्टी की कमी है। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम लागू होने के बाद अब यूनिवर्सिटी सर्विसेज कमीशन का गठन किया जाएगा, जिससे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी। उम्मीद है कि अगले 1 साल के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रधान सचिव ने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों में नियमित शैक्षणिक सत्र, समय पर नामांकन और बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नए सिस्टम लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी संस्थानों की तुलना करने के बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ पे आने का तो बीआईटी सिंदरी आपका बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, और जो बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी बनी हुई है उस पर अभी नया यूनिवर्सिटी है, उसकी गतिविधियों को तो ओवरऑल हायर एजुकेशन इकोसिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं धनबाद में, उसी प्रयास में हम लोग यहाँ पर विजिट किए हुए हैं। तो पहले बीआईटी सिंदरी में, जो कि बीआईटी सिंदरी को एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करना है, तो अभी जो गैप्स हैं, चाहे वो लैब्स के बारे में हो या और भी जो अन्य इश्यूज हैं, उसको डिस्कस किया गया है वहाँ की सारी फैकल्टीज़ के साथ में। मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा। रांची के रिम्स में मंगलवार को योग लैब का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसी दौरान डॉक्टर पीयूष ने प्रतिभागियों का आयोग एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया एवं दैनिक जीवन में स्वस्थ संवर्धन के लिए योग को प्रयोग में लाने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इस अवसर पर योग एवं प्राणायाम का थायराइड विकारों पर प्रभाव विषय पर एक बहुकेंद्रीय शोध अध्ययन का शुभारंभ किया गया। यह अध्ययन रिम्स के साथ साथ झारखंड के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी संचालित किया जा रहा है। अध्ययन के अंतर्गत प्रतिभागी अगले 2 महीने तक नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसके पश्चात थायराइड ग्रंथि एवं उससे संबंधित स्वास्थ्य मानकों पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा। इस्कॉन धनबाद जगजीवन नगर द्वारा 16 से 19 जुलाई तक 4 दिवसीय श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष नाम प्रेम प्रभु जी ने बताया कि इस साल का महोत्सव पिछले वर्षों की तुलना में अधिक विशाल और आकर्षक होगा। हमारा 3 दिन 17, 18, 19 जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम रहता है वो एकदम भव्य रहते हैं। हमारे धनबाद के डीपीएस, सरस्वती चंद्रा माता जी, छोटन प्रभु, इन सबके टीम्स के साथ साथ बाहर से भी बीयूचयू, हैदराबाद, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, काफी लोग बाहर से भी परफॉर्म करने आते हैं और ये बहुत ही अच्छा रहता है। जिनका पूरा डेडिकेटेड टू जगन्नाथ और कृष्णा का परफॉर्मेंस होता है। सब क्लासिकल डांस का परफॉर्मेंस होता है जगन्नाथ के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि पुराने समय से देवदासियां चले आ रहे हैं, ठाकुर जी ये नृत्य देखते हैं। इवन हमारे रथ में जब रथ प्रारंभ होता है उससे पहले जगन्नाथ ओडिसी परफॉर्मेंस देखते हैं, तब जाके रथ चालू होता है। ये अनंत कालों से चले आ रहे हैं, इसी को हम लोग फॉलो करते हुए हम बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम का हम लोगों ने आयोजन किया है। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र का, जहां शिवसेना सांसद संजय राउत ने जयंत पाटिल की मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात किसी राजनीतिक वजह से नहीं थी। उनके मुताबिक जयंत पाटिल अपने क्षेत्र के 1-2 नगर अध्यक्षों को कलेक्टर द्वारा कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से अयोग्य घोषित किए जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिले थे। संजय राउत ने सरकार के प्रस्तावित बिल पर भी विपक्ष का साफ रुख किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वही बिल दोबारा लाती है तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर उसका विरोध करेगा। हालांकि अगर सरकार विपक्ष के सुझाव के अनुसार बिल में जरूरी सुधार करती है तो उस पर चर्चा की जा सकती है। जयंतराव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, वो अलग विषय है।
उनका जो चुनाव क्षेत्र से एक जो नगराध्यक्ष है पब्लिक इलेक्टेड, उनको वहाँ के कलेक्टर ने डिस्क्वालीफाई किया है गैर कानूनी तरीके से। उस बारे में अपनी बात लेकर जयंतराव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, ये मेरी जानकारी है और कुछ नहीं। रायगढ़ जिले के पनवेल विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के एसआईआर अभियान को तेज कर दिया गया है। जिले में सबसे पीछे चल रहे इस क्षेत्र पर प्रशासन ने विशेष फोकस किया है। अब तक करीब 50% मतदाताओं तक गणना फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं, जबकि अगले 15 दिनों में सभी शेष मतदाताओं तक फॉर्म पहुंचाकर उन्हें भरवाने का लक्ष्य तय किया गया है। जिला कलेक्टर किशन जावले दिन में 2 बार अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। कल्याण रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे संगठित देह व्यापार रैकेट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने रैकेट के मुख्य आरोपी तौफिक उर्फ टोपिया सैयद और पिता और मिता नारायण बारिक को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान 20 पीड़ित महिलाओं को रैकेट के चंगुल से मुक्त कराया गया। मामले में कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की गई है। अमरावती शहर के राजेंद्र कॉलोनी क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मृतक की पहचान शेख अफाक शेख अकील 24 वर्षीय निवासी ताजनगर के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंकी के अनुसार मृतक और आरोपियों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष एकत्र हुए, लेकिन बातचीत के दौरान फिर से कहासुनी हो गई और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में कुल 4 आरोपी सामने आए हैं, जिनमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। घटना के दौरान आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।